अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद के बगैर आज की खुसूसी टाक शाक नशरियात में हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान हैं अदील शुजा भट्ट साहब। अदील शुजा भट्ट साहब जो हैं वो ऑनरेरी टूरिज़म एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के जर्मनी में। इसके अलावा वो ऑनरेरी हेरिटेज एम्बेसडर हैं लाहौर की जो वर्ल्ड सिटी हैं उनके जर्मनी में। तो ये इसके अलावा ये बिजनेसमैन हैं, बड़ा घूमते हैं यूरोप में, टर्की में, पाकिस्तान में, और वहाँ की सियासत, वहाँ की सकाफ़त पर इनकी खुसूसी नज़र है। आज ये हमारे काबू आ गए हैं तो हमने सोचा कि इनकी इंसाइट, इनकी ऑब्जर्वेशन से फ़ायदा उठाया जाए। तो भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। एक तो जो आपके ये जो ऑनरेरी एम्बेसडर हैं आप टूरिज़म के जी और दूसरा आप ऑनरेरी हेरिटेज एम्बेसडर हैं सकाफ़त के, विरसे के हैं। जी लाहौर हाँ, वॉल सिटी की लाहौर वाल सिटी के। जी। वैसे जो भट्ट हैं इन्हीं के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो ये अगर कोई खुराक के एम्बेसडर होते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? प्लान तो शुरू में यही था अच्छा। कि शायद लाहौर के खाने का वाला मुझे दे दिया जाए लाहौर वॉल सिटी में, हाँ। मगर जो लाहौर वॉल सिटी की अथॉरिटी है, जो उसके मेंबरान हैं, जो उसके करता धरता है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियस लिया हुआ है। उन्होंने कहा जी लाहौर को सिर्फ खानों से नहीं जोड़ना, लाहौर की एक सकाफ़त है, लाहौर का एक कल्चर है, लाहौर के अंदर एक विरसा है, उसको लेके चलना है, ना कि हमने फूड स्ट्रीट बना दें इसकी या खानों की तशहीर करना शुरू कर दें। तो उनका ज़्यादा फोकस लाहौर के ऊपर, लाहौर के माजी पे, लाहौर की इमारात पे और उसके विरसे पे है, उसके साथ साथ उसकी आर्ट पे है, उसकी किताबों पे है, और उसके तमाम ज़िम्मेदारान जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाहौर से जुड़े हुए हैं, डेडिकेटेड हैं और मुसलसल उसमें काम करते रहते हैं। तो आपने अभी तक क्या किया है ये जर्मनी और पाकिस्तान के हवाले से? आपका ये जो डेजिग्नेशन है ये किस हद तक हेल्पफुल हुआ है? मुझे भी डेजिग्नेशन मिले कुछ माह हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन होती है अथॉरिटीज़ के साथ जिन्होंने वो ओहदा दिया होता है, और फिर जिस जगह के लिए दिया हुआ है उनके साथ चलना होता है। तो प्लान्स वगैरह डिसाइड होंगे, उनसे रजामंदी होगी कि मेरा जो उसमें मैंडेट है किस हद तक है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर उस मैंडेट के अंदर रहते हुए मुझे बर्लिन और फिर दूसरे यूरोपियन जो शहर हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनसे मिलना, उनसे राब्ते कायम करना और इस इशू को बढ़ाना। जैसे इस्तांबुल जो है वो लाहौर का पार्टनर सिटी है, इसी तरह कुछ शहर हैं तुर्की में वो सिर्फ वॉल सिटी से पार्टनरशिप चाहते हैं, एज अ सिस्टर सिटी बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर दरमियान में अपना किरदार अदा करना और इस एक ख्वाहिश को, इस प्लान को वहाँ तक लेके जाना। जैसे इस्तांबुल में जो उसका फ़ातेह का इलाका है, जो उसका बेसिक इलाका है, वहाँ एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, उसका नाम लाहौर राउंड अबाउट है, मगर आम आदमी को इस चीज़ का पता नहीं है। अच्छा। जैसे हमारे पास इस्तांबुल का है, वहाँ पे वो है। इन चीज़ों को दोबारा ज़िंदा करना, इस ताल्लुक़ को दोबारा ज़िंदा करना। फिर बहुत सारे यूरोपियन ममालिक साथ में, तुर्की में भी वॉल सिटीज़ होती हैं पुरानी, वो उसको संभाल के रखते हैं। जैसे बाकू में है, जैसे बलोनिया में है, उनको हम अपनी वॉल सिटी के साथ पार्टनरशिप्स करना ताकि दोनों जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसको आगे लेके जा सकें। वॉल सिटी में ना सिर्फ पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो जानते हैं इसकी कदर क्या है, इसका ख़जाना क्या है। अब जब उन्हें एक काम करने वाली और एक काबिल एतबार और एक क्वालिफाइड लोग मिले हैं, वो अब खुशी से इस पार्टनरशिप में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप आज लाहौर के किले में जाएं, आप उसको देखेंगे, आपको नज़र आएगा वहाँ पे एक अच्छे लेवल तक काम जा चुका है। यूरोप के किसी भी हेरिटेज के मुकाबले में वो वहाँ जा चुके हैं। उसके साथ साथ इस कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने लाहौर के बाकी विरसा भी जो है लाहौर वॉल सिटी के अंदर देने की ख्वाहिश का इज़हार किया, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के उसको, मगर कुछ ब्यूरोक्रेसी और कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वो भी सारा प्लान तकमील तक नहीं पहुंचा। मगर जैसे हम पहले देखते थे कि किला वीरान पड़ा है, शालामार बाग वीरान पड़ा है, अब आप जाके देखेंगे आपको अब आबाद लगेगा, अब आपको लगेगा कि उसके जो वारिस हैं उन्होंने इसको संभाल लिया है। तो ये मेरे लिए ज़ाती तौर पे एक एज़ाज़ है कि मैं लाहौर वॉल सिटी या लाहौर के साथ इस तरह नाम भी मेरा लिखा जाए, उसके लिए कुछ कर सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अदील, आपका ज़्यादा टाइम जो है वो बिरून मुल्क गुजरता है, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हम एक मुआजने में पड़ जाते हैं। बिल्कुल कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और ये दो मुख्तलिफ दुनियाएँ हैं, उनमें क्या चीज़ें मुश्तरक हैं, क्या मुख्तलिफ हैं। जी।
तो आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू जो है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो आप जर्मनी में भी रहते हैं, आप टर्की में भी रहते हैं, तो उधर क्या सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है? सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ पे महंगाई यहाँ से ज़्यादा है, असरात भी उसके यहाँ से ज़्यादा हैं। मगर जर्मनी में देखा जाए तो जर्मन की गवर्नमेंट के पास वसाइल बहुत हैं। वो अपनी अफरात-ए-ज़र के बावजूद, अपनी एनर्जी की कीमतें बढ़ने के बावजूद अपने अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ देने में कामयाब हैं। उसके मुकाबले में टर्की में बहुत आसूदा हालात थे 2017-18 तक। फिर अफरात-ए-ज़र की स्पीड्स जो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि अब वहाँ पे लोगों में सियासी हलचल भी आ गई है, परेशानी भी है, गैर यकीनी सूरत हाल भी है और अवामी रवैये भी बदल रहे हैं। हम ही जब मैंने महसूस किया यहाँ हमारे पास हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, पहले भी बुरे थे, मुश्किलात हैं, रियासत के पास इतने वसाइल नहीं हैं, मगर हम उस तरह परेशान नहीं है हमारी अवाम जिस तरह टर्की की अवाम बहुत ज़्यादा तज़ब्बुब का शिकार है। उसका सियासत पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है और सुकून वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है यहाँ से जो ख़राब हुआ है। जर्मनी में सुकून इतना ख़राब नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी अफरात-ए-ज़र बहुत ज़्यादा, मगर उनकी हुकूमत उसको सपोर्ट कर सकती है। हमारे भी यहाँ भी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, मगर तुर्की की तरह तज़ब्बुब यहाँ पे नहीं पाया जाता। ये मेरा ज़ाती जो मुझे लगता है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? वहाँ अफरात-ए-ज़र बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और बहुत देर से चल रहा है और चल रहा है। और चूँकि वो एक बड़ी इकॉनमी है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से और टूरिज़्म की वजह से आमदन आती है और जाती है, जिसकी वजह से उनकी किराए, उनकी जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वो डॉलर्स के हिसाब से बढ़ती हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं। अब कुछ साल पहले वहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान थी, अब ज़िंदगी आसान वहाँ पे नहीं लग रही, क्योंकि जिसका ज़्यादातर वजह इंटरनेशनल हालात हैं। डॉलर की एक ख़ास किस्म की जंग है जो उन्होंने लीरा के साथ छेड़ी हुई है। फिर हुकूमत के कुछ फ्यूचर के प्लान्स हैं वहाँ पे टर्की में, जिसके लिए वो शरह सूद को बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि वो अपना मालियाती निज़ाम अपने हिसाब से संभालना चाह रहे हैं। उस वजह से इंटरनेशनल मुवाज़ने में अफरात-ए-ज़र बढ़ रहा है, तो लोग डर रहे हैं, में इससे परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अब आम आदमी का फ़हम और एक सियासतदान का फ़हम मुख्तलिफ होता है। अच्छा, उसकी ये जो उधर लोगों में ये एक डिप्रेशन की एक कैफियत है जी, उसका सियासत पर क्या असरात हो रहे हैं? सियासत पे बहुत शदीद असरात हैं। अच्छा। अर्दोग़ान साहब से पहले तुर्की की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि जिसकी मिसाल दी जा सके। अफरात-ए-ज़र बुरा था, गंदगी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक्सपोर्ट नहीं थी, इदारे मजबूत नहीं थे। दुनिया बदल दी उन्होंने आने के बाद। अब दुनिया उनके लिए इतनी आसान और इतनी सहूलियात से भर गई थी कि जैसे थोड़ी सी मुश्किलात हैं वो लोग पैनिक का शिकार हो गए। तो अब इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो कहते हैं जी ये हुकूमत है, इसकी वजह से हो रहा है। अब वो इंटरनेशनल तनाज़ुर में तो अवाम नहीं देखती। तो सियासत में एक बहुत ऐसा कोई भी दूसरा शख्सियत या लीडर नहीं है जो अर्दवान साहब के ऊपर अपना इफ़ेक्ट ला सके कि जी वो हैं तो इसके मुकाबले में वो चाहिए। इसलिए सिर्फ इस महंगाई ने और अफरात-ए-ज़र ने एक ख्वाहिश का या एक प्रेशर क्रिएट किया है अवाम के अंदर कि हम किसी और को आज़मा के देखें। लेकिन उसकी एक वजह ये भी नहीं कि अर्दवान साहब ने भी अपना कोई मुखालिफ छोड़ा नहीं है, उन्होंने भी उनको तुन के रखा है बिल्कुल। ना उन्होंने जो मीडिया है उसको भी उन्होंने सप्रेस किया है, उन्होंने अदालतें हैं उधर भी अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा लिए, अपने जो मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन, उनको जेल में भेज दिया। तो अब उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़े नहीं है, जब छोड़ेंगे नहीं तो लोग किधर जाएंगे? अब हर मुल्क और हर जो वहाँ का निज़ाम है उसको आप मवाजना करना होता है कि जो हो रहा है वो दरअसल वैसा ही है और क्यों है। इनके आने से पहले वहाँ पे इदारों में मजबूत नहीं थे, वहाँ पे डिक्टेटरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सियासतदान के पास करने के लिए मौके नहीं थे। इन्होंने सबसे पहले खिदमत की, फिर इन्होंने जमहूरियत पे ज़ोर दिया। उसमें वहाँ का जो अदालती निज़ाम था वो हायल आया, इन्होंने उसको रस्से से हटाया जमहूरियत की ताकत के साथ। अब वो वज़ीर आज़म थे, प्रेसिडेंट नहीं थे। फिर इन्होंने जो फ़ौजी ताकतें थीं जो कुछ सियासी अवामिल के साथ मिल के इनको जमहूरियत को जाने से रोक रही थी, इन्होंने उनके मुखालिफ बहादुरी से काम किया। अब ये सब बहादुरी जब दिखाते हैं तो तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाता है। तो जितना एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, रिएक्शन उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर हम सिर्फ रिएक्शन की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि वो डिक्टेटरशिप चल रही है,
और यहाँ फाशिज़म है, ऐसा नहीं है। मगर जब वो घी के साथ कहते हैं ना, गेहूँ भी पिसता है, तो ऐसे कुछ मामलात हो जाते हैं। अब गुल्लन की जो एक पूरी तहरीक थी, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये वहाँ के हर तालीमी इदारे में, हर हस्पताल में, आर्मी में ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे एक वायरस नहीं, उन निज़ाम की बुनियाद थे वो लोग। उस बुनियाद को आज भी साफ़ करना मुमकिन नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे। मैंने गुल्लन साहब की जो रिहाइश थी उसको विज़िट किया। वो इस तरह का एक बंकर, इतना एक पेचीदा निज़ाम अमन के हाल में उन्होंने बनाया हुआ था कि न जाने वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो मुसलसल तुर्की की पॉलिसियों पे, तुर्की की जमहूरियत पे डिफरेंट तरह से अटैक कर रहे थे। इवन जो वहाँ पे कू भी हुआ था, उसमें भी बेसिक एलिमेंट उन्हीं का था, जो कुछ सहाफ़ियों के थ्रू, कुछ उस्ताज़ा के थ्रू और कुछ मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए ताकतवर लोगों के थ्रू उन्होंने किया था। जब तक वो उस नासूर से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, तुर्की बहुत जल्दी से दोबारा मुश्किलात में जाएगा। नहीं, मुश्किलात क्या होंगी? मुश्किलात यही होंगी कि फिर कोई दोबारा कू हो जाएगा, फिर किसी सियासी जमात को अपना मैंडेट होने के बावजूद। लेकिन ये है ना कि अगर ये चीज़ें जो सप्रेशन वाले जो क्रैकडाउन हैं जो अर्दवान ने किए हैं, तो जो और कोई आता है तो वो भी, उसके पास भी एक जवाज़ मौजूद है कि हमें वो फ़लाँ सूरत हाल से बचाने के लिए ये काम हमें भी करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो इनकलाब आता है, ये तो मुझे लगता है कि जैसे एक पावर का एक कब्ज़ा ग्रुप से दूसरे कब्ज़ा ग्रुप के पास ट्रांसफ़र है, कि अगर पहले वाले ठीक नहीं थे तो दूसरे भी कोई जमहूरी अमल तो उधर भी नहीं हो रहा होता, उधर भी एक आमरीत आ जाती है जमहूरियत के आड़ में। ये भी एक मगरिब को और दूर से देखने वालों का एक नज़रिया है। जैसे अभी पिछले जब इलेक्शन हुए थे, तब भी अर्दवान साहब आज से ज़्यादा मजबूत हालत में थे। जब इलेक्शन हुए, वहाँ पे जो रेशो थी वोट डालने वालों की, वो दुनिया में किसी मुल्क से ज़्यादा है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद वहाँ के अपोजिशन लीडर ने आके कहा जी कि तुर्की में इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन थे, इसमें कोई धांधली नहीं हुई, और जो पार्टीज़ जीती हैं वो उनका हक है कि वो जीते। और वो तब उसमें सब पूरी दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया कि ना इलेक्शन में धांधली हुई, ना इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और ना इस इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं थे। यानी कि ये अपनी ताकत को वहाँ इस्तेमाल नहीं करे जहाँ पे आप कहें कि जी अपनी ताकत लेने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इसकी जो ताकत और जो इनके सख्त जो फ़ैसले हैं, वो ज़्यादा ममलिकत के हक में नज़र आए। तुर्क कौम अपनी ममलिकत को लेके बहुत सेंसिटिव है, और कोई भी वहाँ पे जब लीडरशिप आएगी, वो अपने आप को तगड़ा नहीं कर सकेगी, उससे ममलिकत को पहले रखना ही होगा। और ये सब जो रास्ता है, ये दिखाने वाले अर्दवान साहब हैं। अदील, वैसे आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है जैसे मैं टर्किश एम्बेसडर के साथ बात कर रहा हूँ और आप वैसे लगते भी टर्किश हैं। नहीं, यहाँ पे शायद टर्किश लगता हूँ, वहाँ जाके थोड़ा ज़्यादा खा लूँ तो फिर वो कहते नहीं आप पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जर्मनी के हवाले से जी, कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये उधर की सियासत को किस हद तक मुतासर कर रही है? इन्फ्लेशन ने सियासत को डायरेक्ट मुतासर नहीं किया है। वहाँ की जो सियासत है वो पिछले इलेक्शन और जो पिछला रेफ्यूजी क्राइसिस है उसके बाद पहले ही बदल चुकी थी। वहाँ पे हमेशा से दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक राइट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पाया जाता था अक्सरियत के दिल में कहीं ना कहीं, और एक बहुत छोटा सा तबका होता है जो एक ख्वाबों की दुनिया में रहता है कि ये हमारी ममलिकत नहीं है, हम पे कब्ज़ा है, ऐसे फजूल ख्यालात में वो रहते हैं। जैसे जब सीरिया से रेफ्यूजीज़ ने जाना शुरू किया यूरोप की तरफ, एंगेला मार्केल एक बहुत मजबूत लीडर थी, और वो एक पादरी की बेटी थी, एक मजहबी खातून थी। वो कहते हैं मेरे दरवाजे पे एक मजबूर खटकार है, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती। तो उन्होंने जर्मन के दरवाजे खोल दिए थे, जहाँ पे 1.2 मिलियन से ऊपर विद इन फ्यू डेज़ रेफ्यूजीज़ जर्मन में आ गए थे। वो ख़ुद सेंटर राइट पार्टी से थी, उनकी पार्टी में, उनके वोटर्स में उनके ख़िलाफ़ शिद्दत और नफ़रत का एक एलिमेंट पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से राइट की जो पार्टीज़ थी वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। अब उस राइट की पार्टी को दबाने के लिए जितनी लेफ़्ट, ग्रीन और तरक्की पसंद जो जमातें हैं, उन्होंने मिल के कोलिशन बनाया। यानी उधर भी एक PDM बना हुआ है, PDM ही बना हुआ है राइट एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़, मगर वो PDM जो है उसकी क़यादत इतनी मजबूत वहाँ पे नहीं नज़र आती। ये हर इधर भी नहीं है। वहाँ के हालात थोड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे जो लीडरशिप है वो मिच्योर्ड नहीं है, वो उनकी ग्रिप नहीं है मसाइल के ऊपर, और जो वो पॉलिसीज़ कर रहे हैं, जो उन पर बैरूनी प्रेशर है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा पैसे दे देना, उनके साथ इतना ज़्यादा खड़ा हो जाना
कि अपने मुल्क में मसाइल पैदा कर देना, जिसकी वजह से अफरात-ए-ज़र का बढ़ जाना, फिर उस अफरात-ए-ज़र को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर तरीके से मदद करने में रिलक्टेंट रहना या ना कर पाना, जिसकी वजह से अवाम में अपनी हुकूमत पे एतबार कम हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि हम जर्मनी से बहुत प्यार करते हैं। जी। आपको पता है कि जितने भी अमीर ममालिक हैं, हमारी उनके साथ एक बड़ी गैर मशरूत किस्म की मोहब्बत है, और हमें अक्सर दुख भी रहता है कि जो है कोई मुनासिब जवाब नहीं आता। हमारी ज़्यादातर एक यक तरफा चल रही होती है, और बहुत सारे लोग जर्मनी जाना चाहते हैं। जी। लेकिन जर्मनी वाले जो है ना, वो बड़े बेरहम लोग हैं, वो हमें इतना प्यार नहीं देते, और प्यार तो बाद की बात है, वो वीज़ा भी नहीं देते। इस मामले में जो मेरी जो प्रैक्टिकल जो समझ है थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, और वो पाकिस्तानी लोगों को पसंद करते हैं। मसला जहाँ वो शुरू होते हैं वो है कि हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो अभी तक सॉर्ट नहीं हुए हैं। जैसे हम लोगों की जो एजुकेशन इक्विवेलेंस है जो नौकरी के लिए, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। ज़ुबान का मसला है। फिर तीसरा मसला है कि जहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं, जर्मन का टेक्नीशियन लेवल बहुत ऊपर है, जो छोटी जॉब्स वाले हैं। पाकिस्तान को वो उसे मैच करने में मुश्किलात हो रही हैं। जर्मन चाहता है, हमारे एम्बेसडर साहब फैसल साहब जो बर्लिन में हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर 1 साल से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वहाँ के जॉब सेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, उन्हें आमादा किया है कि इस चीज़ को कम से कम आसान किया जाए। ना सिर्फ हाईली क्वालिफाई, जो थोड़े क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें भी नौकरी पे बुलाया जाए, स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, ताकि वहाँ पे आएँ, वहाँ तालीम हासिल करें, उनके निज़ाम का हिस्सा बने। ये जर्मन की ज़रूरत है, जैसे हमारी ज़रूरत है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाए, ज़र मुबादला भेजे। अच्छा, एक तो ये है कि उन्हें एक स्किल्ड लेबर चाहिए। जी। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स जी। उधर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते जी। हैं, उन्हें इधर वीज़े नहीं मिलता। नहीं, जो जो वहाँ पे जर्मनी में तालीम मुफ्त है। वहाँ जब आप सेल्फ फाइनेंस भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपने अपना ज़ाती ख़र्चा उठाना होता है। वो ठीक है, जी। वो हो गया। जी। इधर से वीज़ा देंगे तो लोग उधर पहुँचेंगे। ये अक्सर कंप्लेन होती है। मेरे कई दोस्त हैं, वो कह रहा होगा जी मेरा भांजा है, वो दूसरी दफ़ा उसने एडमिशन लिया है, उसको इधर से इंटरव्यू की डेट नहीं मिल रही। डेट्स का मसला मुझे अभी मालूमात में कुछ दिन माह पहले आया था, कुछ दिनों पहले, कि पाकिस्तान में इस टाइम यूरोपियन और अमेरिका की वीज़ा की डेट्स नहीं मिल रही। 6 माह, साल तक की कुछ ममालिक डेट्स दे रहे हैं। इवन डेट्स बिक रही हैं। ये शायद इस मामले में तब काम होगा जब हम अपनी दूसरी तैयारी पूरी रखेंगे, जब हमारे जाने वाले हैं वहाँ पे ज़्यादा कामयाब होंगे। जिस तरह अभी तुर्की में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ने नौकरियाँ हासिल की हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल के वीज़ा की डेट वहाँ भी लेट है, तुर्की में भी, जो रेजिडेंस वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ाज़ हैं। मगर उन्होंने इनके लिए जो काबिल लोग थे, जो क्वालिफाइड लोग थे, इनको क्यू से उठा के पहले लेके आए, जल्दी वीज़ा लगाए और उन्हें कहा जी आप तो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि ये काबिलियत का तयन कैसे होगा कि इधर से अगर कोई एडमिशन मिल गया है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये बंदा हमें कबूल है, तो इधर आप 6 माह की, साल की डेट दे देते हैं। एक जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनका भी बड़ा प्रेशर है। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अफ़गान रिफ्यूजी से पहले भी है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे अंडरस्टैंड करता हूँ कि जर्मनी का एक एजुकेशन का म्यार बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से है, वो अच्छी एजुकेशन है। लेकिन ये वीज़े ना मिलने की वजह से हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे। मुझे ये मसला मुझे पहले मेरी मालूमात में नहीं था। जर्मन का एक मसला है, जर्मन की जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही स्लो और बहुत मुश्किल है। वक्त बहुत ज़ाया करते हैं और अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देते, ज़्यादा काम नहीं करते। एक तो ये मसला रहा होगा। दूसरा, हमारी एम्बेसी को और हमारे फॉरेन ऑफिस को उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी कि अब मौका दिया जाए, आप थोड़ा इसके ऊपर ख्याल करें, आपको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, ताकि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग मामले को हल कर सकें। अच्छा, दूसरा टर्की के हवाले से जी। कि हमारे लोग जो हैं वो अर्तुगल के बड़े फ़ैन हैं। जी, बिल्कुल। और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे अर्तुगल का ड्रामा देख रहे होते हैं। ख़वातीन जिसने भी। हाँ, तो जिसने नहीं देखा वो उसके बारे में शक होता है कि जी। ये पता नहीं मुसलमान भी है या नहीं। ठीक है, तो यानी इसके बावजूद इतनी मोहब्बत जो टर्की को पाकिस्तान से मिलती है, जी। यानी कि उनका एक तरह का हम उनके कल्चर को पसंद करते जी। हैं। और उधर से ही हम सोचते हैं कि जो कोई शायद इस्लाम का दोबारा से कोई अरूज शायद टर्की से आना है जी। या पहले था।
तो ये भी कोई मोहब्बत एक तरफ़ा ही लगती है कि हमारे कोई इधर से पता नहीं, शायद हमारे ड्रामे लोकल लेवल पर ज़्यादा कामयाब हैं, या जो ड्रामे हम इधर कर रहे होते हैं पाकिस्तान में वो बाहर इतने मकबूल नहीं होते, या कोई बाकी टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तानी इधर से बहुत सारे जाते हैं जी। लेकिन कोई जवाबन कोई कम ही इधर पहुंचता है पाकिस्तान में। हमारे टूरिज़्म की एक तो हमारी तैयारी उस्तानी, उनका बिज़नेस है टूरिज़्म का, अरबों डॉलर वो हर साल टूरिज़्म से कमाते हैं, और उनका मीडिया, उनके दुकानदार, उनकी एयरलाइन, वो सब उसके लिए ट्रेन है कि हमारी रोटी से लगी हुई है। वो उसी तरह आपसे बिहेव करते हैं, उससे सब कुछ करते हैं। जहाँ तक रहेगी मोहब्बत की बात, ये एक तरफ़ा नहीं है, एक मुख्तलिफ मोहब्बत है जिसका ज़्यादा ताल्लुक़ हमारे दिल से है। हम लोग थोड़े जज्बाती उल्फत वाले लोग हैं। मोहब्बत का एक ही मतलब रखा हुआ है कि हम आपके हो गए। उनकी भी हमसे मोहब्बत है, मिलने पे कारदिश भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, कोई गले भी मिल लेता है, मगर गले मिल के वो जो ना सबसे पहले अपनी जेब रखते हैं कि कहीं भाई को पैसे देने ना पड़ जाए। अच्छा। थोड़ी मुहतात कौम है, तो वो अपने फ़ायदे से आगे यानी कि इंडिविजुअली जो है ना वो थोड़ा कम ही देखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, बाकियों से में अबतर रखते हैं। हमसे उनका ताल्लुक़ भी अच्छा है, हमसे उनका जो हमसे रवैया है वो भी बहुत बेहतर है, मगर वो हमारी तरह इतनी उल्फत वाले लोग नहीं हैं, इतनी मोहब्बत वाले लोग नहीं हैं, इस तरह का रद्द अमल देने वाले लोग नहीं हैं। दूसरा, वहाँ पे जो मजहबी तबका है उनका ज़्यादा जो ज़ोर है अपनी ज़ात पे है, इस पे नहीं है कि हमने कोई जंग करनी है, हमने कोई निज़ाम लाना है, या इस तरह के वो ख्वाब नहीं देखते। और वो वहाँ पे जो दूसरे सोच रखने वाले लोग हैं उनको जगह देते हैं कि वो उसी मुल्क में अपने ख़यालात के साथ आज़ाद तरीके से रह सकें। यही उस माशरे की खूबसूरती है। बहुत खूबसूरत मुल्क है। अर्तुल का जहाँ पे मज़ार है वो जगह बहुत खूबसूरत है। टीवी की वजह से वहाँ पे अर्तुल की टोपियाँ बिकनी हैं, वो शुरू हुई हैं। अच्छा। जो भी जाता है एक अपने किसी न किसी रिश्तेदार के लिए टोपी ज़रूर लेके आता है। टोपियाँ पहना रहे हैं। टोपियाँ पहना रहे हैं। तो वो सब तो वहाँ पे है, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। हम शायद नहीं कर सकते इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल एक नेशनलिज्म का ही है, वो उनकी एक अपनी एक टर्क नेशनलिज्म भी है, और वो अपनी रूट्स पे उनको बड़ा फ़ख्र भी है। हमारा जो है कि हम इधर से जंप लगाते हैं और सीधा मिडल ईस्ट में पहुंच जाते हैं। हम तो एक इंडस सिविलाइजेशन को भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है कि अगर हम अपनी जो एक सन ऑफ साइल बने या इस कल्चर को प्रमोट करें कि इधर जो है बुद्धिज़्म था या फ़लाँ मुख्तलिफ रिलीजन का भी एक उनका भी एक बैकग्राउंड है इधर, तो या इधर के जो लोकल जो हीरोज़ थे उनको हम प्रमोट करें तो शायद कोई हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ तो जो पंजाब है यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं जी मेरी ज़ात फ़लाँ है, हम लोग जो हैं वहाँ से आए हैं, हम शाम से आए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, हमारी ज़ात फ़लाँ है, हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं। अगर सबकी बात मान ली जाए तो फिर तो यहाँ पे था ही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब ना यहाँ पे थे तो फिर बिलोंग ये लगता है सारे जो है ना तबलीगी इधर आए हैं कि वो इस्लाम की तबलीग करते हुए पहुँचे थे और गैर मुस्लिम आगे निकल गए। हाँ, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, अदील शुजा भट्ट साहब से हमारी बात हो रही थी, और ये इंतहाई फ़ैसिनेटिंग होता है कि जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स का कंपैरिज़न, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हमें लगता है कि शायद यहाँ की जो चीज़ें हो रही हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में लोग मुख्तलिफ़ चैलेंजेस फ़ेस कर रहे हैं। ये जिस तरह इवन महंगाई की हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो लोग चूँकि अमीर हैं तो उनकी इतनी चीखें नहीं निकलती जितनी गरीब आदमी जो है वो तो पहले ही एक डिफ़ॉल्ट होने के लिए तैयार हुआ होता है, तो उसको उसकी फॉल बैक पोजीशन नहीं होती। तो हमें नज़र आ रही है ये, लेकिन ये है कि ये इस टाइम महंगाई का तूफ़ान मुख्तलिफ़ ममालिक में भी है। इसके अलावा जो सियासी मसाइल हैं, जो बहरान हैं, जो अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग है, वो भी इश्यूज़ चल रहे हैं। बाकी ये है कि हमने दुनिया में अपनी कैसी जगह बनानी है। ये एक तरफ़ा मोहब्बत दो तरफ़ा में तब बदलेगी कि जब हम किसी लिहाज से साबित करेंगे कि हम आपके लिए रेलिवेंट हैं या हम आपकी ज़रूरत बन सकते हैं। सिर्फ़ कोई प्यार या इस तरह आई लव यू कहने से मोहब्बत नहीं होती। हमें जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुख्तलिफ़ जगह पे ट्रेड भी होती है वो हम कंपटीशन पे कम होती है, और ज़्यादातर हमने कोटे लिए हुए हैं जी, GSP कोटा, कोई अमेरिका से कोटा, इस तरीके से हम अपनी ट्रेड कर रहे होते हैं। जब तक वो कंपेटिटिव नहीं होगी, जब तक हम बाकी फील्ड में कंपेटिटिव नहीं होंगे, या जब तक हमारी जो इधर से लेबर जाती है वो लोग इधर से कोई ट्रेन होके नहीं जाएंगे। अगर किसी ने प्लम्बर भी जाना है तो खुदारा कोई 1 साल का कोर्स कर लें, आपको इंजीनियर से ज़्यादा आपका बाहर स्टेटस होगा, उधर आपके पास उतने ज़्यादा मौके होंगे, अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इस तरह का सिलसिला हम आइंदा जारी भी रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, मुझे और अदील शुजा भट्ट साहब को खुदा हाफिज़ कहिए। अल्लाह आपका हाफिज़।